सुनहरी घाटी का रहस्य। इससे पहले आपने डायन की बेटी कॉमिक्स एक ही कॉमिक्स आगे डाल रखी है दोस्तों। अगली कॉमिक्स ये कवर चित्र है दोस्तों, ये उसकी कहानी है दोस्तों। डायन की बेटी। अब आगे बढ़े दोस्तों। फिर थोड़ी देर बाद, हे ईश्वर क्षमा करें, मैं विवाह के इस पवित्र बंधन के साथ धोखा कर रहा हूँ, क्योंकि यह विवाह अपने दोस्त और अपनी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। मन नहीं, मन से नहीं। विवाह की सभी रस्में पूर्ण होने के बाद, अच्छा मित्र, अब सासू जी से हमें इजाजत दे। क्या मतलब? मेरे साथी मेरे इस साथी की बात का मतलब पूछ रही हैं, मेरे मित्र की ससुराल सासू जी। अरे, विवाह के बाद दुल्हन अपने पति के घर, पिया के घर ही जाती है। जाओगे कहाँ बच्चों? आज रात तुम्हें खाकर अब मुझे अपना पेट भरना है। लेकिन प्रयुक्त में उससे बोली, जरूर नाती जाती होगी, लेकिन मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और तुम दोनों यहीं रहोगे। रहने को तो मैं यहाँ रह जाएंगे, लेकिन यदि हम यहाँ रहे तो अपने देश के राजा को दिया वचन पूरा नहीं कर पाएंगे। वचन? कैसा वचन? दरअसल यह देखिए, ही अब जब आपने छिपान क्या छिपाना मेरे मित्र की सासू जी। दरअसल हम दोनों अपने देश के राजा का वह वचन देकर घर से निकले हैं, जब तक हम तुम दोनों माँ बेटी को समाप्त करके ही वापस लौटेंगे। क्या कि तुम दोनों हमें मारने आए थे? देखिए, हंसिए नहीं सासू जी, हम आपकी मौत का रहस्य मालूम है। आपकी जान उस सामने वाली शीशे की गेंद में है। आखिर बुद्धिराज चाहता क्या है? लेकिन बुद्धिराज की बात सुनते ही डायन ठाका लगाकर हंस पड़ी। मेरी मौत और उस शीशे की गेंद में ही मूर्ख, तुम दोनों मूर्ख हो। मेरी जान तो बगल वाले कमरे में पड़े पिंजरे में बंद तोते में है। मेरी चाल पूर्णतः सफल रही। अब तुम्हारी बेटी के बारे में उलवाना है। आप झूठ बोलती है सासू जी। राज जोशीर की बात कैसे गलत हो सकती है? हमें हमें भरमा रही हैं। यदि आप कहेंगी आपकी बेटी की जान उस दीवार में खूंटी पर नहीं है, ही तब मान गई। तुम्हारा वह जोशी दोनों बिल्कुल मूर्ख है। क्यों? क्योंकि उसने यह भी नहीं बताया कि सब गलत बताया। मेरी बेटी की मौत साधारण मनुष्य की तरह है उसकी। अब तुम बताओ, तुम और तुम्हारी राजदोषी मूर्ख है या नहीं? यदि आपकी बात सच है तो वाकई राजदोषी महामूर्ख है। अच्छा हुआ हम आपसे रिश्तेदार हो गए, वरना पाखंडी की गलत बातों के चक्कर में हम मुफ्त में मारे जाते। क्यों सासू जी? बिल्कुल ही मूर्ख। अब मुझे तेरी मृत्यु का रहस्य पता लग गया। अब तेरी आज रात तुम दोनों माँ बेटी की आखिरी रात है। फिर रात को एकांत में, शक्तिराज, रात में तुम अपनी धर्मपत्नी, मेरा मतलब उस डायन की बेटी को संभालना। मैं डायन को देखूंगा। ठीक है, लेकिन होशियार रहना। तुम मेरी चिंता मत करो, डायन की बेटी से बचने न पाए, ऐसा ही होगा। और थोड़ी देर बाद, तो यह कमरा है जी, वह डायन कथा अनुसार पिंजरे के तोते में उसकी जान है, लेकिन इसमें ताला लगा है। इसे अंदर कैसे जाया जाए? बुद्धिराज कमरे में प्रवेश करने का कोई उपाय सोच रहा था कि तभी, ओह, बिल्ली का बच्चा बन गया काम। म्याऊं म्याऊं। तब बिल्ली को लपक लिया, बच्चा पकड़ लिया और उसने रोशनदान में कमरे के अंदर फेंक दिया। और स्वयं दौड़ता हुआ डायन के कमरे में पहुंचा। गजब हो गया मेरे मित्र की सासू जी, उस तोते वाले कमरे में कोई
है जो तोते को पिंजरे से निकालने की कोशिश कर रहा है। अगले ही पल, ओह, तो इसका मतलब सचमुच कोई कमरे में है। वह तोते की जान लेने की फिराक में है। लगता है मेरी चाल कामयाब रही। जब डायन कमरे का दरवाजा खोलकर सामने बिल्ली का बच्चा अपने पंजे से तोते वाले पिंजरे को मार रहा था और भयभीत तोता चीख रहा था, अरे बिल्ली का बच्चा यह इस कमरे में कैसे आया? और फिर दित दित चीची। बिल्ली के बच्चे को भगाने के चक्कर में जैसे ही डायन तिरसला कमरे के बाहर निकली, बुद्धिराज ने लपक कर पिंजरे का तोता निकाल लिया और अगले ही पल तोते की दोनों टांगें तोड़ दी। और हे ईश्वर, इसके गले की तरफ हाथ बढ़ाते ही मेरा दिल कांपने लगा। इसे मारने भी जरूरी है। और फिर अपने दिल कड़ा करके जैसे ही शक्तिराज ने अपने डायन की बेटी के गले को हाथ टिकाए, अरे यह तो माँ के चीखने की आवाज़ है, देखती हूँ क्या बात है। फिर माँ की चीखने का कारण जानने के लिए वह दौड़ी। लगता है बुद्धिराज ने डायन को ऐसी तैसी करने में कामयाब हो गया। मुझे भी देर नहीं करनी चाहिए। अतः अगले ही पल, अरे भागती कहाँ डायन की बेटी, अरे वो खतरा। भागती हुई डायन की बेटी के बाल शक्तिराज ने पकड़ लिए। उफ। और अगले ही पल सिर के बाल में धसी लंबी कील, लोहे की कील बाहर निकलकर गिरी। उसके साथ ही यह क्या? आई। एक पल के लिए शक्तिराज और बुद्धिराज डायन की बेटी का बदला हुआ रूप देखकर ठगे रह गए। फिर लगता है यह कोई मायावी चाल है। दुष्ट ठहर, मैं तुझे मजा सिखाता हूँ। नहीं, बचाओ। भागकर कहाँ जाएगी और कौन बचाएगा? नहीं शक्तिराज, इसे मत मारो, यह निर्दोष है। यह मेरी बेटी नहीं बल्कि एक परी है। क्या बकती है भला, यह परी कैसे हो सकती है? भू, यह सच है शक्तिराज, वाकई यह परी है। यह उन दिनों की बात है जब मेरी बेटी त्रिशला की मौत बीमारी की वजह से हो गई और मैं हर समय उदास रहती थी। एक दिन, अरे यह क्या, कौन दुखियारी है? हाय मेरी बेटी, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? और फिर क्या बात है माँ, आप कौन हैं? आपकी बेटी कहाँ है गई और उसे क्या हुआ? कौन हो तुम? मैं उसके सामने खड़ी एक परी को देखकर भौचक चौंक गई। मेरा नाम नीलम है, परी है। परी देश से पृथ्वी पर घूमने के उद्देश्य से आई हूँ। माँ मुझे अपना दुख बताओ, शायद मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूँ। उसकी भोली वाली बातें सुनकर अच्छी लगी। मैं सोचने लगी, यह मेरी बेटी, यह मेरी यह मरी हुई बेटी जीवित तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, यदि मैं अपने मंत्र बल से इसकी सूरत अपनी बेटी की सूरत में बदल दूं तो अपनी बेटी का रूप में देखकर अपना गम अवश्य भूल सकती हूँ। फिर उसी समय मैं सम्मोहित किया। बेटी नीलम, मुझे अपने पंख दे। अभी देती हूँ माँ। और पंख लेकर मैंने उसे जला दिया और उसके बाद मैंने सिर पर एक मंत्रित कील ठोक दी, जिससे न केवल इसकी पिछली याददाश्त खो गई बल्कि इसका रूप मेरी बेटी की तरह हो गया। उफ, ओह, तो दुष्टा, इस तरह तू एक भोली वाली परी का जीवन बर्बाद कर दिया। अतः यह ले, अब अपने किए की सजा भोग। कहने के साथ बुद्धिराज ने तोते की गर्दन दबा दी और इसके साथ ही डायन त्रिशला का अंत हो गया। तब परी रानी अब आज़ाद है, आप चाहे तो अपने देश जा सकती हैं। नहीं, मेरे पंखों के बिना मैं अब अपने देश कैसे जा सकती हूँ? इस फिर परी का नियम है, यदि कोई परी एक रात दूसरे लोक में बिता दे तो वापस पृथ्वी परीलोक को जाने से उसकी मृत्यु दंड दिया जाता है। ओह, देखिए नीलम जी, आप शायद ब्याह मेरे मित्र से डायन की बेटी के रूप में हो चुका है। अतः मेरा ख्याल है कि आप मेरे मित्र को अपना पति स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे स्वीकार है, सच। हाँ मित्र, अब तुम दोनों वापस गांव जाओ और मुझे इजाज़त दो ताकि मैं राजकुमारी चंद्रप्रभा की खोज कर सकूं। क्या मतलब, तुम अकेले ही? हम तुम्हारे साथ साथ राजकुमारी की खोज में चलेंगे। लेकिन नीलम भाभी को साथ लेकर आगे बढ़ना उचित होगा।
भैया तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो? किसकी तलाश में आगे बढ़ना चाहते हो? मुझे भी कुछ बताओ। भाभी दरअसल हम लोग राजकुमारी चंद्रप्रभा की खोज में निकले थे, जिसे जादूगर कपाली उठा कर ले गया। फिर बुद्धिराज ने शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी सुना दी। उसकी पूरी बात सुनकर नीलम एकाक बड़बड़ाने लगी। काश मैं इस मामले में आप लोगों की मदद कर पाती। पता नहीं वह दुष्ट डायन मेरी चमत्कारी मोती कहाँ रखे होंगे। चमत्कारी मोती? कैसे चमत्कारी मोती? जब मैं परीलोक से पृथ्वी पर आई थी तो मेरे पास कुछ चमत्कारी मोती थे, जिन्हें मुंह में रखने से इंसान का की रूप की भी कामना करे उसका रूप वैसा ही हो जाता है। बुद्धिराज, कहीं नीलम उन्हीं मोतियों का जिक्र तो नहीं कर रही जब डायन और हमें भयानक पक्षी के रूप में उठाकर महल की छत पर लाई थी तो उन दोनों की चोंच से मोती निकल कर गिरे थे? हाँ स्वामी, निसंदेह वही मोती होंगे। कहाँ है वे मोती? यह तो हमें भी नहीं पता, लेकिन मोती अवश्य ही डायन के कमरे में होंगे, सुरक्षित रखे होंगे। आओ देखते हैं। डायन के कमरे में थोड़ी खोज करने के बाद, वाह, यह रहे चमत्कारी मोती। हाँ, हम इन लोग पक्षियों के रूप में राजकुमारी चंद्रप्रभा की खोज करेंगे। और फिर कुछ देर बाद तीनों हंसों के रूप में आकाश में उड़ चले। पता नहीं यह सुनहरी घाटी कहाँ है। वह दुष्ट जादूगरनी कपाली के चुंगल में फंसी राजकुमारी कब तक सुरक्षित है या नहीं। बहुत देर तक राजकुमारी की तलाश में भटकने के बाद थोड़ा विश्राम करने के विचार से एक पेड़ की डाल पर बैठे थे, तभी, स्वामी देखिए, ओह, वह तो कोई महात्मा है जो उस मुसीबत में है। घुर्र। अगले ही पल तीनों नीचे उतरकर चमत्कारी मोती मुंह से निकाले और अगले ही पल शक्तिराज ने वनमानुष से भिड़ गया। गुरु। लेकिन वनवास भी काफी शक्तिशाली था। नहीं, शक्तिराज को एक और उछालने के बाद वनवास भयानक अंदाज में बुद्धि राज और नीलम की ओर बढ़ा। लेकिन तभी शक्तिराज उठा और उसे एक चमत्कारी रोमांचकारी उछाल भरी और पूरी शक्ति के साथ वनवानस से टकरा गया। गो गो। और शक्तिराज ने उस वनवानस पर हावी होता चला गया। जल्दी ही शक्तिराज के हाथों वनवानस की जीवन लीला समाप्त हो गई। वाह, जियो मेरे बब्बर शेर, वाह। स्वामी देखिए, बाबा शायद तकलीफ में है। अरे महात्मा जी, आप कोई बुरी तरह घायल हैं। बेटा चिंता की कोई बात नहीं, बुढ़ापे की चोट है, इसलिए दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन बेटा, पास में मेरी झोपड़ी है, तुम मुझे वहाँ ले चलो। वहाँ जड़ी बूटी है जो मुझे तुरंत आराम पहुँचा देगी। अवश्य महाराज, हम आपको आपकी झोपड़ी तक पहुँचा देते हैं। और फिर महाराज को झोपड़ी तक पहुँचाकर उनके द्वारा जड़ी बूटी द्वारा उनका इलाज किया। बाबा जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटी, अब मैं अपने आप को आरामदेह स्थिति में महसूस कर रहा हूँ और तुम लोग की सेवा से काफ़ी प्रसन्न हूँ। लेकिन तुम लोग बियाबान जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारा परिचय क्या है? महात्मा जी, हम राजकुमारी चंद्रप्रभा की तलाश में भटक रहे हैं, जिसे जादूगर कपाली उठा लेगा। शायद सुनहरी घाटी में रहता है। इस तरह बुद्धिराज अपना वह उन दोनों का परिचय दिया। पूरी कहानी सुनकर बाबा बता दी तो पूरी बात सुनकर, ओह, मुझे दुख है बच्चों, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, कभी मेरे गुरु बुद्धिनाथ जी ने बताया था कि सुनहरी घाटी यहाँ से उत्तर दिशा की ओर है। एक दिन पैदल यात्रा करने के बाद उस विशाल समुद्र को पार करने के बाद आती है, लेकिन वह समुद्र पार करने का साधन नहीं है। धन्यवाद बाबा जी, आपके आपने हमें सुनहरी घाटी का पता बताकर हम पर बड़ा उपकार किया है। हम उस चमत्कारी मोती की मदद से उस सुनहरी घाटी तक पहुंच जाएंगे। तीनों रात को महात्मा की झोपड़ी में ठहरे और सुबह होते ही तीनों महात्मा से विदा लेकर पुनः अंशों के रूप में उत्तरी दिशा की ओर बढ़ गए। ईश्वर तुम लोगों का उद्देश्य सफल करे। काश बाबा के अनुमान अनुसार हम सुनहरी घाटी पहुंचकर उस जादूगर के चुंगल से राजकुमारी को बचा सके। कुछ देर बाद, शक्ति, वह देखो नीचे समुद्र। हाँ, हम महात्मा जी के बताए अनुसार ठीक दिशा में बढ़ रही हैं।
स्वामी आकाश में उड़ते हुए काफ़ी थक गई चुके हैं और हम सूर्य की गर्मी से झुलसा रहे हैं, अतः हम मछली के रूप में समुद्र को पार करें। वाह भाभी, क्या विचार प्रकट किया है, मज़ा आ गया। इसी बहाने आज कुछ दिन बाद स्नान भी हो जाएगा। और अगले ही पल तीनों सुंदर सुनहरी मछलियों के रूप में समुद्र के रास्ते से उतर कर आगे बढ़े। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। और कुछ आगे बढ़े थे ही, अरे यह क्या, अरे बुद्धिराज, बचो खतरा। लेकिन इससे पहले बुद्धिराज अपना बचाव में कुछ सोच पाता राक्षस एक जोर से श्वास खींची। अगले ही पल मछली रूप बुद्धिराज जल राक्षस के मुंह की में था। बुद्धिराज भैया, उप अब क्या किया जाए, कैसे बचाऊं अपने मित्र को। जबकि बुद्धिराज विशाल काय जल राक्षस के पेट में पहुंच चुका था। उप इतनी दुर्गंध, यहाँ जल्दी ही बाहर न निकला तो मारे दुर्गंध की मेरा दम घुट जाएगा। फिर वह जल राक्षस के पेट से बाहर निकलने का उपाय सोचने लगा। वाह, चमत्कारी मोती मुंह में है। अगर मैं किसी बड़े जानवर का आकार पालूं तो यह राक्षस का पेट फट जाएगा और स्वतंत्र हो जाऊंगा। वह मछली बने बुद्धिराज ने हाथी का रूप की इच्छा की और अगले पल बुद्धिराज हाथी का रूप धारण किया और जल राक्षस का पेट फूलने लगा। अरे यह क्या, अचानक क्या हुआ। और अगले ही पल जल राक्षस का पेट फट गया। आई और पल भर तड़पने पल एक पल के लिए आसपास सारा पानी राक्षस के खून से लाल हो गया। हे ईश्वर, मेरे दोस्त की रक्षा करना। और जब पानी साफ हुआ, अरे समुद्र में हाथी कहाँ से आ गया। अरे स्वामी, लेकिन ये तो डूब रहा है। बुद्धिराज बौखलाहट में अपने मुंह में चमत्कारी मोती भूल गया। वह अपने को डूबता पाकर उसने मुंह से चीख निकल गई। अरे ओ बुद्धूराज, ओ तो ये अपना बुद्धिराज है, बचाओ। अगले ही पल मछली के रूपी शक्ति वो नीलम पानी में गोता लगाया। बुद्धिराज भैया, जल्दी ही मछली के रूप की इच्छा करो। वो नीलम की आवाज़ सुनते ही बुद्धिराज ने चेतना को झटका लगा और उसी पल अपने मन में मछली की इच्छा व्यक्त की। अगले ही पल, वाह मित्र, भगवान का शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हें अपने पास चमत्कारी मोती मौजूद को भूल कैसे गई। पता नहीं, अचानक मेरी बुद्धि कुंठित हो गई। इसी के साथ तीनों एक बार फिर मछली के रूप में उत्तर दिशा में बढ़ने चले गई। उधर जादूगर चंद्रप्रभा सुनहरी घाटी में सुंदरबाग में जादूगर कपाली के चचेरे भाई चिताली की निगरानी में थी। राजकुमारी यहाँ कैद हुए आज तीसरा दिन था। प्रतिदिन की तरह आज भी जादूगर कपाली बाग में पहुंचा। बोला, राजकुमारी चंद्रप्रभा, बोलो खुश से मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो। नहीं 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 जादूगर, मैं तेरी सूरत से भी घृणा करती हूँ, तू है तुम पर। और इसके साथ ही राजकुमारी चंद्रप्रभा ने कपाली के मुंह पर थूक दिया। वो थू, हाँ हाँ हाँ, मुझे तुमने थूकने की कतई परवाह नहीं राजकुमारी। मैं 5 दिन दिए हैं समय में तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन फिर हाँ हाँ चेताली, तुम इसी इसकी हर तरह से निगरानी करना। अच्छा भैया। जादूगर कपाली के जाते ही जादूगरी सोचने लगी, राजकुमारी सोचने लगी, उप इन दोस्तों से कैसे छुटकारा पाया जाए। फिर कुछ सोचकर आंख चमकने लगी। इन दोस्तों को छुटकारा पाने के लिए मुझे बुद्धि से काम लेना होगा। अगले ही पल, ए सुनो, मैंने कहा, कहो क्या बात है। जैसे चेताली के पास आया, राजकुमारी शर्माती हुई बोली, ही तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी सूरज सांवले घनश्याम की तरह है। ही तुम वह हो गया है। ही हाँ हाँ, जितना सुनहरा तुम्हारा क्रूप भाई है, भयानक है। तुम सुंदर हो, मन में तुम्हारे प्यार करने लगी हूँ। अब तुम्हारे से विवाह करना चाहती हूँ। राजकुमार की बात सुनकर चेताली मारे खुशी से उछल पड़ा। सच लगता है पंछी जाल में है, फंस गया। अगले ही पल वह प्रत्यक्ष में बोली, अरे निरे बुद्धू हो, इतना भी नहीं जानते, औरत ऐसी बातें कभी झूठ नहीं बोलती। वाह, लेकिन अगर यह बात कपाली भैया को मालूम हो गई तो वह मुझे मार डालेगा। क्या तुम अपने भाई से डरते हो। जाओ, तुमसे बात नहीं करती, डरपोक कहीं के। राजकुमार जी, आप नहीं जानती, कपाली कई मायावी शक्तियों का मालिक है।
ही नहीं पूरी परम शक्तिशाली भी है। लेकिन वे दोनों बातें से बेखबर। उनकी बात जादूगर कपाली अपने जादुई दर्पण में देख रहा और सुन रहा था। तो फिर ऐसा करो, मुझे मेरे देश ले चलो, वहाँ दोनों ब्याह कर लेंगे। ठीक है, आज रात मैं मान ले यहाँ से भाग चलेंगे। कमीने नमक नमक हराम, अभी तुझे नमक हरामी का मजा सिखाता हूँ। अगले ही पल क्रोध में बिरमलाता हुआ जादूगर कपाली बाग में पहुंचा। भैया मुझे माफ कर दो, कमीने नमक हराम, तूने मेरी होने वाली पत्नी को भाग कर ले जाने की सोच रहा है। ठहर, अभी मजा सिखाता हूँ। काश यह दोनों दोस्त आपस में लड़कर मर जाएं, मैं आज़ाद हो जाऊंगी। हाँ, माफ आस्तीन के साथ तुझे माफ नहीं करूंगा। हाय हिच। अगले ही पल जादूगर कपाली ने चेताली को उठाकर किसी रबड़ के खिलौने की तरह एक और उछाल दिया। हाँ हाँ, गद्दार कहीं का। और फिर राजकुमारी, अब तुम इस बाग में नहीं, मेरी गुफा में हर पल मेरी नगराओं के सामने रहोगी। नहीं। उधर समुद्र के पास पार करते शक्तिराज और बुद्धिराज नीलम सुनहरी घाटी में पहुंच गए। असली रूप में आने की बाद आश्चर्य जनक सुनहरी घाटी की ओर देख ही रहे थे, तभी ओह, यह पहाड़ कहाँ से आ गिरा। अरे यह तो कोई इंसान है, आओ देखें। भाई तुम कौन हो, यह तुम्हारी दुर्दशा किसने की। मैं चेताली हूँ, यह मेरी दशा मेरे तेरे भाई जादूगर कपाली ने की है। आह, लेकिन क्यों। तो इसका मतलब हम सही जगह पहुंचे हैं, क्योंकि राजकुमारी चंद्रप्रभा, उसने ब्याह नहीं करना, मुझसे ब्याह करना चाहती थी। आह, इसी के साथ चेताली ने उन्हें पूरी बात बता दी। ओह, राजकुमारी तुम्हें मूर्ख बना, तुम ब्याह करेगी। ओ, इसका मतलब तुम्हारा चचेरा भाई बड़ा दुष्ट है। तुम हमें उसका पता बताओ, हम उसे मारकर राजकुमारी को उसके चंगुल से आज़ाद कर कर तुम्हारे पास ले आएंगे। नहीं मित्र, उसे मारना तो दूर, तुम लोग उस तक पहुंच भी नहीं सकोगे। लेकिन क्यों। क्योंकि वह सुनहरी घाटी की जिस गुफा में रहता है, गुफा का एकमात्र रास्ता एक मास्टर सुरंग है। और उस सुरंग में हर समय आग का एक दरिया सा बहता रहता है। जिस समय मेरे भाई को वह गुफा में रहता जाना होता है, वह गुफा से बाहर निकलना होता है, तो वो अपने जादू के जोर से उस आग के दरिया को ठंडा कर देता है। उसकी गुफा में लटके एक पिंजरे में बंद एक मुर्गे में उसकी जान है। अब तुम बताओ, क्या कपाली को मारना संभव है। यह असंभव तो संभव कर दिखाएंगे प्यारे लाल। अब तुम यहीं आराम करो। और शक्तिराज, हम लोग फिर भी हंसों के रूप में जादूगर की गुफा पर तक चलेंगे। ठीक है, चलो। तीनों चमत्कारी मोती मुंह में रखे और अगले ही पल हंस के रूप में आकाश में उड़ चली। आश्चर्य और सिर थी, लगता है यही वही सुरंग है जिसके अंदर बनी हुई गुफा वह जादूगर रहता है। हाँ चेताली, कथन अनुसार यही सुरंग होनी चाहिए। सुनो शक्ति, यह चेताली का रूप धारण कर उस जादूगर को ललकारो। तुम्हारी ललकार सुनकर जैसे ही वह आग को ठंडी कर कर बाहर आएगा, मैं और नीलम भाभी छोटी सी चिड़िया के रूप में गुफा में प्रवेश कर जाएंगे। और फिर इसी के साथ अंशरूपी बुद्धिराज शक्तिराज व नीलम को अपनी योजना समझाने लगा। फिर, अरे ओ दुष्ट कपाली, बाहर निकल, आज मैं तुम्हें अपने अपमान का बदला लूंगा। हे प्रभु, इसकी रक्षा करना। उधर, दुष्ट कपाली बाहर निकल। क्या चेताली अभी तक जिंदा है। ठहर, अभी मजा सिखाता हूँ। अगले ही पल, आह, आग आग बुझ गई। लगता है जादूगर बाहर आ रहा है। भाभी, लगता है जादूगर गुफा से बाहर आ रहा है। आग बुझ चुकी है, हमें जल्द ही सुरंग पार कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलो। और फिर, ओ तो जादूगर ओ तो यह है जादूगर कपाली। मूर्ख चेताली, तेरी यह मजाल मेरे द्वारा पर आकर मुझे ललकारे गुफा के बाहर। मूर्ख, लगता है तू किसी तरह बच गया, लेकिन अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखता हूँ कौन किसे नहीं छोड़ेगा। जादूगर सुरंग से बाहर आते ही सुरंग में फिर आग का दरिया बहने लगा। जादूगर कपाली और शक्ति राज आपस में भिड़ गई। उधर चिड़िया रूपी जैसे ही नीलम बुद्धिराज के पास पहुंची,
उप भैया, हमने समय बहुत समय इस सुरंग को पार कर ली। हमने बहुत समय पर सुरंग को पार कर ली, वरना। हाँ भाभी। राजकुमारी चंद्रप्रभा भी आश्चर्यचकित उन दोनों बोलती चिड़िया को देख रही थी कि तभी चिड़िया की चोंच से मोती बाहर गिरे। अगले ही पल, यह कौन हो तुम? और घबराओ मत बहन, हमें तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ आए हैं। हाँ राजकुमारी जी, हमें उस दुष्ट जादूगर की कैद से छुड़ाने के लिए यहाँ आए हैं। क्या? इसी के साथ बुद्धिराज ने नीलम को शुरू से अंत तक की कहानी सुना दी। और उसकी बात समाप्त होने पर, बुद्धिराज भैया, आप जल्दी से पिंजरे में बंद मुर्गे की गर्दन दबा दो, वरना ऐसा न हो कि वह जादूगर कोई नुकसान पहुंचा दे उन्हें। अभी लो भाभी। और बुद्धिराज तेजी से आगे बढ़ा, टंगे पिंजरे की ओर बढ़ा। उधर चेताली के रूप में शक्तिराज जैसे ही जादूगर को उठाकर फेंकना चाहा, जादूगर ने अपनी एक उंगली शक्तिराज की आंख में घुसेड़ दी। आ उसकी चीख के साथ ही उसके मुंह से चमत्कारी मोती निकल गया। और फिर, ओह, तो इसका मतलब तुम कोई और मायावी है। ठहर, अभी तुझे बताता हूँ। कहने के साथ ही जादूगर ने अपना भयानक मुंह खोला। और अगले ही पल ही, वो पता नहीं बुद्धिराज और नीलम उस मुर्गे तक पहुंचे में कामयाब हुए नहीं। फिर खोपड़ी के मुंह से आग की लपटें निकलने शक्तिराज की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी अचानक जादूगर गला पकड़कर चीखा, गो गो गो। और उसे साथ ही इंसानी खोपड़ियां, उसके मुंह से निकलने वाली आग की लपटें शांत हो गई। और अगले ही पल, अरे यह तो मर गया। लगता है बुद्धिराज कामयाब हो गया। जादूगर मरते न केवल आकाश में इंसान की खोपड़ियां गायब हो गई, बल्कि आग का दरिया भी शांत हो गया। और थोड़ी देर बाद, बुद्धिराज मेरे मित्र, शुक्र है भगवान का, मेरे स्वामी सही सलामत हैं। फिर चारों हंसों के रूप में सुंदरनगर के लिए उड़ चले। समुद्र पार करने के बाद वे चारों अपने असली रूप में आ गई। हे समुद्र देवता, ये चमत्कारी मोती हम इंसानों के पास रहने वाली वस्तु नहीं, हम तुम्हें सौंपते हैं। कहने के साथ ही बुद्धिराज ने सारे चमत्कारी मोती समुद्र में फेंक दिए और पैदल ही सुंदरनगर की ओर चल पड़े। जब वे चारों सुंदरनगर पहुंचे तो राजा विजयदत्त, वहां की प्रजा, उनका खूब स्वागत किया। और फिर कुछ ही दिन बाद राजकुमारी विधिवती, राजकुमारी चंद्रप्रभा और बुद्धिराज के साथ नीलम व शक्तिराज के साथ साथ कर दिया। इस शुभ अवसर पर शक्तिराज और बुद्धिराज के परिवार वाले भी उपस्थित थे। समाप्त दोस्तों।